वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए से, अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल जो हर हफ्ते प्रोग्राम लेकर आता है, जिसका नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। और जिंदे आप सभी जानते हैं, उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं, या ऐसा कह सकते हैं चुप रहना वो नेता जानते हैं जो लोगों के टुकड़ों पर पलना जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे नेताओं की मन की बात। और नेताओं के मन की बात हमारे साथ में तीन जो लोग हैं, तीन अलग अलग पार्टी से जुड़े हैं। सबसे पहले एडवोकेट तलहा रशीद जी, और नेशनल स्पोक्स पर्सन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के। तो दूसरे हमारे साथ में कमरुद्दीन जी जो है अंसारी नेता जो समाजवादी पार्टी से हैं। और तीसरे हमारे मोहम्मद सलमान सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे बात करेंगे कि नेताओं के मन में क्या चलता है और क्या बोलते हैं, करते क्या हैं। तो स्टूडियो के अंदर अभी सभी के सब जुड़े हैं। और हमारा पेज है, फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक करें। यूट्यूब चैनल उसको लाइक करें। तो आओ स्टूडियो के अंदर लेके चलते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में लेकर आते हैं प्रोग्राम जिसका नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो हमारे साथ में तीन मेहमान जुड़ रहे थे, लेकिन उनमें से दो ही जुड़ पाएंगे शायद आज। तो हमारे साथ में सबसे पहले मेहमान जुड़े हैं मोहम्मद सलमान जी। और इसमें हम बात करेंगे आज की कि नेताओं के मन की बात है। नेताओं के जो मन की बातें हैं वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। तो इस टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन आज हमें जो है तीसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े नहीं है, भाई साहब जुड़ने वाले एक हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद सलमान जी का स्वागत करते हैं। मोहम्मद सलमान जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि आप अपने बारे में बता दीजिए पहले, उसके बाद मैं सवाल जवाब करता हूँ जी। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मैं यूपी लखनऊ से हूँ और मैं AIMIM पार्टी का मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ मैं। और मैं लखनऊ और सिद्धार्थनगर जिले का मैं कैडर इंचार्ज हूँ, प्रभारी हूँ मैं वहाँ का जी। मोहम्मद सलमान जी, जैसे आप जानते हैं कि पार्टियां जब बढ़ती हैं या मतलब पार्टियों की तैयारी की जाती है, बहुत सारा इसमें ऐसे चलता है कि जो लोग बाग प्रचार करते हैं शुरुआत में इसमें राजनीति के अंदर आने के लिए, उस वक्त जो वादे करते हैं लोगों से, उस वक्त जो बातें करते हैं वो बाद में भूल जाते हैं। तो उस वक्त ऐसा ही क्यों करते हैं? मन के अंदर जो कुछ और होता है और बोलते कुछ और हैं। तो इसके पीछे क्या कारण समझते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? असल में जो इस तरह के वादे जो होते हैं, खास करके देखिए सारी पार्टियों का तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि लोगों का क्या अपना मामला है, वादे करके भूल जाते हैं। असल में वादे करके भूलने की जो शुरुआत की जो आदत डाली है वो सब पुरानी पार्टियों की बात है। जैसे कांग्रेस पार्टी है, आपके भारतीय जनता पार्टी है। ये तमाम लोग वादे इसलिए करते हैं क्योंकि जनता जो होती है वो बहुत मासूम होती है जी। और जनता जो मासूम होती है तो उसकी मासूमियत का पूरा फायदा उठाती है, क्योंकि जनता को वादे पसंद है और वो चाहते हैं कि वादे निभाएं। लेकिन मामला असल में ये होता है कि आदमी ये होता है कि पता चला कि वो हर मामले में परेशान है। अगर किसी ने एक उम्मीद जगाई थी कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, तो वो उस उम्मीद में बह जाता है और उसका वो एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं लोग जी। तो इस तरह के फायदे वो उठा रहे हैं। अच्छा, जनता के पास कोई विकल्प नहीं, दूसरी मजबूरी नहीं है, वो क्या करे? इतने बड़े बड़े लोग वादे कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो जनता यकीन ना करे तो करे क्या? तो मेरा ये कहना है कि एक बेहतर सजेशन ये रहेगा कि अगर कोई पार्टियां इस तरह के वादे करती हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नोटिस लेना चाहिए कि अगर आप प्रॉमिस करते हैं तो एक एफिडेविट दीजिए
और अगर आप वो प्रॉमिस आप नहीं पूरा कर पाते 80%, तो कुछ उस पर कोई ना कोई ऐसे चार्ज करें या कोई ना कोई ऐसी एक बनाए इस तरह का, जैसे देखते होंगे कि कोई क्रिमिनल केस हो गया, अगर आपका कोई केस चल रहा है, अगर आपको सजा हो गई तो आप इतने साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इसी तरह वादों पे भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मतलब आगे चल के लोग अगर वादा करें तो कम से कम 80% तक तो पूरा करें। जी जी जी। हमारे दूसरे भाई जुड़ चुके हैं। जी भाई साहब, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज जी। भाई साहब, इसको फोन को करें सीधा करें, थोड़ा तिरछा करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा इसको टेढ़ा कर लीजिए फोन को। क्या सही है एंगल? मेरे ख्याल से ऐसे कीजिए, ऐसे फोन को ऐसे। हाँ जी। तो भाई साहब, आपका पहली बात तो मैंने सवाल करने से पहले आप बताएं अपने बारे में, थोड़ा अपना तारुफ करा दीजिए, इसके बाद मैं सवाल करता हूँ आपसे। जी जी, मेरा नाम तलहा, एडवोकेट तलहा आमिर है और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का। जी जी, और आज आप सबके बीच में हैं, आपके सवालों के जवाब देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तलहा आमिर जी, आप जानते हैं कि हमने जो आज का टॉपिक हमारा है कि नेताओं के मन की बात, और मन की बात जानना चाहते हैं वो नेता सोचते क्या है, करते क्या है, बोलते क्या है। तो आप लोग अब देखते हैं इसमें कि जितने भी नेता हैं 99% तो बस झूठे मक्कार होते हैं तकरीबन, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उनमें सही है, बोलना नहीं चाहते। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे हमने इनसे सवाल किया था भाई साहब से कि जितने भी मतलब इलेक्शन लड़ते हैं, जीतने से पहले बहुत सारे वादे करते हैं, उस वक्त मन के अंदर क्या चलता रहता है, ये बोलते क्या है, तो इस वक्त कैसी अवस्था होती है लोगों की? जी देखिए, ये तो कह पाना किसके मन में क्या चल रहा है, ये बहुत मुश्किल सवाल है। इसका जवाब तो वही दे पाएगा कि किसके मन में क्या चल रहा है। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अगर मैं झूठे वादे कर रहा हूँ या सच्चे वादे कर रहा हूँ, तो मेरे मन में क्या है उस वक्त की परिस्थिति, ये तो मैं ही बता पाऊंगा या आप बता पाएंगे जो कर रहा है। हाँ, हालांकि आमतौर पे एक ये आपका सवाल अच्छा है कि नेताओं को लेकर एक बहुत नेगेटिव छवि बन गई है और इसे बदलने की भी जरूरत है। कि आमतौर पे लोग अगर झूठा कहना तो नेता सबसे पहले मन में ख्याल आता है, वादा खिलाफी की बात अगर होगी तो नेता का ख्याल आता है। तो नेता नाम, जो नेता का मतलब होता है लीडर, जो आपको लीड करता है, जो नेता का मतलब नेतृत्व करता होता है, जो नेतृत्व करता है। और अगर आपका लीडर आपके नेतृत्वकर्ता की छवि आपके मन में इतनी नेगेटिव बन चुकी हो कि जब उसका नाम लिया जाए तो झूठा, बेईमान, वादा खिलाफ और नफरत पैदा करने वाला और लड़ाई लड़ाने वाला, इन तरह की चीजें अगर एक छवि के तौर पे आपके जहन में आती है तो एक बहुत ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। और इसी को बदलने के लिए कोशिश की जा रही है। हम लोग एक स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं, हमारा एक मोटो खुद ही है कि राजनीति में ईमानदारी की बात, स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति का प्रतीक राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। तो उसी जो एक छवि गढ़ दी गई है, नेगेटिविटी की एक छवि जो गढ़ दी गई है, झूठ, फरेब और बेईमानी की, उसे बदलने की ही कोशिश हो रही है कि स्वच्छ राजनीति की बात हो रही है और राजनीति में सच्चाई और साफ शफाफियत की बात की जा रही है। अब रही दूसरी बात कि नेता के मन में क्या चलता है या क्या होता है बेईमानी और इस तरह की चीजों को लेकर, तो कभी कभार देखिए बहुत सी चीजें होती है राजनीति में। नेता तो वही होता है, नेता वही बात करता है जो जनता को पसंद होती है। अमूमन 90% केसेस में बहुत कम आपको ऐसे नेता मिलेंगे जो अपनी बातों पे जनता का रुख मोड़ने की ताकत रखते हो, वरना तो जो मेजॉरिटी है उसकी कोशिश यही होती है। और वहीं नेतागिरी में बहुत हद तक आप देखेंगे सक्सेसफुल भी है जो जनता के हिसाब से चलता है, वो वही बात करता है जो जनता को पसंद हो। और आजकल हिंदुस्तान की एक अलमिया भी है कि जनता को वो झूठे वादे पसंद है। 15 लाख का वादा 2014 में हुआ और वो 2019 तक नहीं आया, फिर 15 लाख के चक्कर में जनता ने वोट कर दिया। उसके बाद अच्छे दिन के वादे हुए थे, आज तक नहीं आए, फिर 19 में वोट कर दिया। तो लच्छेदार तकरीरें, लच्छेदार वादे, जज्बाती तकरीरें, जज्बाती वादे, ये जनता को पसंद है, इसलिए ज्यादातर नेता वही करते भी हैं। उसमें ये सिर्फ कहना कि नेता बेईमान है, नेता झूठा है, नेता फरेबी है, नेता लच्छेदार वादे करता है और सब कुछ नेता की गलती है, ये मैं समझता हूँ ये थोड़ी सी बेईमानी होगी नेता के साथ भी, और ये ईमानदाराना एनालिसिस भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये तो है ही है कि जनता को लच्छेदार भाषण पसंद है, लच्छेदार वादे पसंद है और जज्बाती तकरीरें पसंद है, तो नेता भी वही चीजें करता है। और उसके बाद जब हम आपसे बात करेंगे चांद तारा लाने का, तो हकीकत में हम आपको दे नहीं पाएंगे।
और अगर कोई ईमानदारी से बात करे कि भाई मैं इतना ही कर पाऊंगा, मैं ये ही कर पाऊंगा, तो जनता को वो चीजें जल्दी समझ में नहीं आती। तो ओवरऑल जो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है, सही चीजों को समझने और समझाने की जरूरत है, और इसीलिए समाज का हर वक्त को पॉलिटिकली एक्टिव होने की जरूरत है, उसे अपना पॉलिटिक्स में अपनी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। तो जब आप पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तो आप चीजों को समझ सकेंगे कि पॉलिटिकल चीजें कैसे होती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। और जब आप जमीनी हकीकत को समझ सकेंगे, प्रैक्टिकल चीजों को समझ सकेंगे, तो जो ये शेख चिल्ली के ख्वाब दिखाते हैं सियासतदान नेता लोग, आप खुद जब हर चीज को समझेंगे कि आपका बजट इतना है, आपके राइट्स इतने हैं, आप एज अ लीडर या आप एज अ MLA, एज अ MP या एज अ सभासद के स्तर पे भी बात करें कि आप इतना ही कर सकते हैं, तो आप हमें ये झूठे फरेब, झूठे वादे हमसे क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो खासतौर पे जो वंचित समाज है, जो मेन स्ट्रीम से लोग नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे माइनॉरिटी है, जैसे दलित तबका है, जैसे अन्य शोषित और वंचित वर्ग है, जो ऑप्रेस्ड क्लास है, उनको अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जब जोड़ दिया जाएगा तो उन्हें पता भी चलेगा कि है क्या, उनके राइट्स क्या है, एज अ जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो अपने नेताओं से क्या उम्मीद कर सकते हैं और उनसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो फिर एक हकीकत से उनकी वाबस्तगी होगी। जी जी जी। मोहम्मद सलमान जी, आप अपने स्पीकर ऑन कीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मोहम्मद सलमान जी, अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपकी आवाज आ रही है जी। जैसे हम देखते हैं इसमें कि जो नेता जो लोग हैं, ये तकरीबन टिकट बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं। टिकटें जो बोलते हैं, कहीं कहीं करोड़ रुपए की बेचते हैं, कहीं कहीं ये क्या कारोबार चलता है, क्या मतलब या ठगी चलती है या लूटपाट चलती है या जेब काटने का काम चलता है लोगों को, इसके पीछे क्या समझते हैं आप? एक तरह से बात बिल्कुल आपकी सही है। टिकट जो बेचने का मामला है, पार्टियां टिकट बेचते हैं, लेकिन जब आप उनके बारे में इंक्वायरी करने जाएंगे या आप पूछने जाएंगे तो वो इस तरह पैसा नहीं लेते हैं। वो पार्टी फंड के नाम पे पैसा लेते हैं, लेकिन असली में नहीं। सारी पार्टियों को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, बहुत सारी पार्टियां बड़े की बहुत लेती हैं और पैसा ही लेकर टिकट देते हैं। जाहिर सी बात है, जब नेता पैसा देकर जब टिकट लेगा और जब वो चुनाव जीतेगा तो जाहिर सी बात है पहले अपना जो पैसा कमाया है वो पहले तो कहाँ से करेगा, उसका पूरा असर पड़ेगा, जनता पे पड़ता है। तो इस तरह के लिए मैंने आपसे बताया कि कोई ऐसी कुछ तो ऐसा नकेल कसना ही पड़ेगा सरकार को, नोटिस लेना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, ऐसा एक पैरामीटर तैयार करें इसके लिए कि इसमें थोड़ी सी लगाम लगाई जाए। पहले के चुनाव बहुत सस्ते होते थे, फ्री में लोग लड़ते थे चुनाव, बहुत कम पैसे लगते थे, लोग हर तरह से मदद करते थे। आजकल के जो चुनाव हो गए हैं वो कई करोड़ रुपया लग जाते हैं। छोटे छोटे, अब आप देख लीजिए गांव के जो चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। तो असल में जैसे अभी तलहा भाई ने बताया कि जनता को जैसा पसंद होता है, नेता को भी मजबूरी हो जाती है इससे बोलने की। ये बात बिल्कुल सही है। नहीं, जनता को तो बेवकूफ बनाया जाता है। इसमें जनता गलतियां इस करके निकाल सकते हैं क्योंकि जनता को जो चीज दिखा दी गई है पहले से, कहने मुसलमान, जैसे मुसलमानों के बारे में बताए हैं, जनता को बता दिया गया है टीवी के जरिए कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, तो उसको कहीं भी गोली मार देते उठा गए। तो आतंक किसी ने बताया? टीवी के जरिए किसी ने बताया? जो नेता पैसे दे रहे हैं टीवी वालों को, जो खरीद लिए हैं उनको, तो वो तो बताते हैं। तो जनता को बता दिया कि सिख जो है ना आतंकवादी होते हैं, सिखों को बोला ये उग्रवादी होते हैं, किससे बताया? तो ये जो पीछे शैतान लोग बैठे हैं, ये इनकी वजह से होता है। जो भी होता है, जनता को बेवकूफ बनाना या महामूर्ख बनाना इन नेताओं का काम है। तो नेता, मैं जनता की गलती मैं इस करके निकालता हूँ, जो जनता तो एक मतलब साफ दिल होती है, जिधर मुड़ना चाहते तो मुड़ जाएगी। एक अच्छा आदमी कभी भी गुमराह नहीं करेगा किसी को। एक लफंगा आदमी या जो मतलब कह सकते हैं जिसको बेवकूफ बनाना लोगों को बना सकता है। जब 15 लाख का चुनाव लगा लोगों को, 15 लाख के चक्कर में उन्होंने जो लोगों के पास में घरों में थे 15 लाख या 20 लाख जो थे वो भी निकलवा लिए उन्होंने। तो भाई जी, मेरा सवाल आपसे जैसे मतलब हम देखते हैं इसमें कि वादे करते हैं लोग और वादों पर कभी पूरे नहीं उतरते हैं। तो वादों के पीछे ये कौन से शैतान लोग बैठे हैं जो मतलब वादा करके पीछे मुड़ जाते हैं और फिर पूरे नहीं करते हैं, फिर भी बड़े फख्र से बोलते हैं कि हम जो करते हैं, हम जो बोलते बार बार उस चीज को बोलते हैं कि हमके जो बोलते हैं वो करेंगे,
और झूठ इतना बोलते हैं कि मुंह के एक हमारे स्वामी जी है त्रिपुरानंद जी, वो कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक झूठ की कुल्लू करते हैं, झूठ ही खाते हैं, झूठ ही पीते हैं, तो इतना झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के पीछे कारण क्या समझते हैं आप? जी। देखिए, कारण यही है कि जब आपको प्रैक्टिकल जब चीजें पता ही नहीं होगी, आपके अंदर उस लेवल पे पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होगी कि आप सही और गलत को पहचान सकें, आपके राइट्स क्या हैं, आपके जो नेतृत्व करता है, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, उसके राइट्स क्या हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के, तो आपकी उम्मीदें उम्मीद से ज्यादा होंगी। और जब जैसा कि अभी बात हुई, सलमान भाई ने भी इसको एक्सेप्ट ही किया कि पब्लिक जो चाहती है नेता वही करता है। पब्लिक चुनाव के वक्त चाहती है कि नेता उसके घर के राशन से लेकर सब कुछ कर दे, तो नेता वो झूठे वादे भी करता है। तो हमें ये पूरा जो एक सिस्टम है ना, इलेक्टोरल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसकी पूरी ओवरऑलिंग की जरूरत है कि मास लेवल पे वो अवेयरनेस हो कि लोगों के राइट्स क्या हैं, लोगों के पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं और उनकी उम्मीदें कहाँ तक है, क्या क्या पूरा हो सकती है। अब आप 90% लोगों से ये पूछिए, लोग हर 5 साल पे अपना एमएलए चुनते हैं, यहाँ तक सभासद भी चुनते हैं, पर उन्हें यही नहीं पता होगा कि उनका सभासद उन्हें क्या तक दे सकता है। और एक ऐसे बहुत से सभासद होते हैं कि जो 5 साल चुनाव जीत कर उनका वक्त भी खत्म हो जाता है, उन्हें ये नहीं पता कि एक सभासद के तौर पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे राइट्स कितने हैं, मैं बिजली का तार लगवा सकता हूँ कि नहीं, मैं लाइट लगवा सकता हूँ कि नहीं, मैं पानी लगवा सकता हूँ नहीं, मैं खड़ंजा पिच और खड़ंजा मैं करा सकता हूँ नहीं, पिच करा सकता हूँ, जो बेसिक चीजें, बुनियादी चीजें। तो जब ये क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर हम कुछ भी वादा कर लेंगे और आप कुछ भी उम्मीद कर लेंगे और उसके बाद फिर इलेक्शन के बाद हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हम सोचेंगे अब तो ठीक है 5 साल बाद करना, फिर कुछ नया वादा कर लेंगे। अब आप देख लीजिए ना कि 15 लाख देने की बात हुई और अभी आपने खुद कहा कि 15 लाख देने की बात हुई और फिर जेब में जो पैसा रखा था नोटबंदी में वो भी निकाल लिया गया। उसके बाद जीएसटी आई, व्यापारियों का पैसा तक निकाल लिया गया। तो ये सारी चीजें, ये ऊपर से लेकर नीचे तक हर स्तर पे ये चीजें हो रही हैं। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि अब देश की राजनीति परसेप्शन बेस्ड हो गई। एक माहौल बना दिया जाता है, एक छवि बना दी जाती है। जैसे आपने अभी कहा कि माइनॉरिटी के एक बड़े वर्ग को वो एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें शुरुआत में ही अभी 1-2 दिन हुआ था किसान आंदोलन को, तो एक छवि गढ़ दी गई अखबारों और मीडिया के एक वर्ग विशेष के जरिए, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, कि ये खालिस्तानी है, ये उसमें उनका जिंदाबाद का नारा लगा। अब मेजॉरिटी लेवल पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए मेजॉरिटी लेवल पे एक जहन में सबके भर दिया गया कि भाई ये जो किसान बैठे हुए हैं, ये किसान कम है, ये स्पॉन्सर्ड लोग हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये देश विरोधी हैं, ये एंटी नेशनल्स हैं, ये वो। अब मेजॉरिटी के जहन में भर चुका है। अब वहाँ किसान बेचारा पानी की मार भी झेल रहा है, वो ठंडक की मार भी झेल रहा है, वो भूखमरी भी झेल रहा है, वो हर सारी परेशानी झेल रहा है और जेन्युइन राइट्स की बात कर रहा है। वो किसी वर्ग विशेष की नहीं है, वो धर्म बेस्ड नहीं है, वो जाति बेस्ड नहीं है। किसान हर वर्ग में, हर धर्म में, हर स्तर पे है और देश की का मेन ऑक्यूपेशन है। 70% जो ऑक्यूपेशन वो किसान, कृषि और कृषि प्रधान देश है हमारा। वहां पे ये हो रहा है कि आज 13-14 दिन हो गया किसान बैठे हुए हैं वहां पर और कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी तक 2-4 मीटिंगें हो गई हैं, उसके बाद फिर बड़े बड़े जो कैबिनेट मिनिस्टर उनके तक के बयान आ रहे हैं कि वहाँ माओइस्ट बैठे हैं, वहाँ एंटी नेशनल्स बैठे हैं, इस तरह की चीजें। अब मेजॉरिटी के जहन में एक छवि गढ़ दी गई है कि भाई ये किसान नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड लोग हैं। तो ये जो चीज है ना कि एक परसेप्शन की राजनीति पूरे देश में हो गई है, एक सिंबोलिज्म की राजनीति कि आप मुसलमान है तो उसको फला बना दो। मोहम्मद सलमान जी, लाइव जा रहा हमारा प्रोग्राम, आराम से बैठ दे, कहे नहीं आराम से, ये लाइव जा रहा प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो थोड़ा आराम से बैठ दे जहाँ पर बैठना है। तो मोहम्मद सलमान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे भाई साहब ने बताया कि एक मतलब छवि घड़ दी गई है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, एक खास करके नेताओं के जरिए घड़ी जाती है, मीडिया के चमचागिरी करती है, दलाल है मीडिया, तो उसको रवीश कुमार बोलता है गोदी मीडिया, हम उसको गोबर मीडिया बोलते हैं, बदबू आती है इसके मुंह से भी झूठ बोलने की, और सुबह से लेकर शाम तक झूठ भी बोलते हैं। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें ऐसा ही मीडिया क्यों करते हैं? फ्री में तो बोलने वाला है नहीं, इनको पैसे कौन देता है ऐसे झूठ बोलने के? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो आप बैठ कर सुने तक मैं जैसे भाई साहब ने बताया भी कि जो लोग बैठे हैं यहाँ पर धरने पर है, जो किसान जो है उनको मीडिया द्वारा किया, मतलब नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है उनको खालिस्तानी है या कुछ और है, तो ये क्यों झूठ बोलने में क्यों लगाए? इनको पैसे, मीडिया कभी फ्री नहीं बोलता है, इनको पैसे कौन देता है झूठ बोलने के मीडिया वालों को? इसके पीछे कौन हो सकता है? मोहम्मद सलमान।
मौजूदा सरकार है इसकी पीछे, ठीक है, कोई और दूसरा नहीं है। सरकार के पास जब कोई हथकंडा नहीं बचता है, जब कोई वादे जितने बड़े बड़े किए रहते हैं वो नहीं पूरा होता है, तो उसको सहारा लेने के लिए जाहिर सी बात है किसी न किसी के पास जाना पड़ता है। मीडिया उनके पास सबसे बड़ा सहारा है, मीडिया उनके पास सबसे बड़ा सहारा है। और जब मीडिया इनका एक सहारा बन गई है, और मीडिया आज से नहीं है, अब मैं देख रहा हूँ 2014 से पहले पहले थोड़ा सा मीडिया इनके साथ में आ गई है, और साथ में आने के बाद मीडिया को जो चीज बोल रही है भाजपा, जैसा बोल रही है, जिस तरह कह रही है, उसी तरह वो उनको बाकायदा उनके सामने ला के रखती है, वही चीजें बातें रखती है। मुसलमान अभी आके इसमें आंदोलन करने लगे, फौरन आतंकवादी बन जाएगा, किसान आ गया तो खालिस्तानी हो गया। तो मतलब अब ये जान के चलिए, अभी आप खुद देख लीजिए, कोविड का मामला चल रहा था, जमातियों को उठा के क्या बना दिया कि जमातियों की वजह से पूरा फैला हुआ। आज 1 करोड़ के करीब हमारे पास केसेस आ गए हैं। आप मुझे बताइए, क्या जमातियों से 1 करोड़ को पहुंच गया? आप खुद बताइए। तो ये सारी चीजें, अच्छा आप मीडिया, इन्हीं मीडिया को, यही आज तक है, जी न्यूज है, इन्हीं सारे मीडिया को आप यूट्यूब पे जाके 2013 2012 की इनकी वीडियो देखिए, इनके बात करने का लहजा देखिए, और 2014 के बाद से लेके 2020 तक इनके बात करने का आप तरीका देख लीजिए। तो ये जो सारी चीजें, ये सरकार के इशारे पे मीडिया कर रही है, किसी और की ऐसी बात नहीं है। और उनको भी सच्चाई मालूम है कि देश की हालत क्या है, लोगों की हालत क्या है, किसान कितना परेशान है, या जिसके भी साथ जितना परेशानी का सामना कर रहा है। जैसे अभी सलाह भाई ने बताया कि किसान सारी चीजों की परेशानी झेल रहा है, इस ठंडक में भी, ठंड का भी पूरा झेल रहा है, पानी भी झेल रहा है, भूखा भी है, प्यासा भी है, बैठा भी है, परिवार घर छोड़ के आके बैठा हुआ है। काहे के लिए बैठा हुआ है? किसी को थोड़ी ना हम महल चाहिए। जाहिर सी बात है, जो चीज हम काम कर रहे हैं उसकी हमें मुनासिब कीमत चाहिए। ये जो कानून इन्होंने बना के दे दिया है, ये तो उद्योगपतियों के लिए बना के दे दिया ना। जब देश को आप बता रहे हैं कि देश एक कृषि प्रधान देश है, तो दूसरे के हाथ में कैसे जाना चाहिए? जी, तो इसमें तलहा अमीर जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे हम देखते हैं इसमें कि जो नेता लोग हैं तकरीबन अभी में, जो भारत के जो लोग हैं, जो नेता हैं, इनके पीछे भी कुछ ना कुछ ताकत ऐसी खड़ी है, जो शैतानी ताकत है कह सकते हैं उसको, या एक मोहन भागवत को हम आतंकवादी बोलते हैं, इसको एक नंबर का आतंकवादी है। तो ऐसा लगता है कि जो इनकी जो आरएसएस जो है, ये इसके जो कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी पार्टी है, इसके पीछे इनका हाथ है पूरा 100%, हमें ऐसा लगता है। तो मोहम्मद से क्या नाम, क्या कहना चाहेंगे आप तलहा अमीर जी, इसमें आपका स्पष्टीकरण कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आवाज इसको ऑन कीजिए। बड़ा भाई आपने म्यूट कर दिया, उसको अनम्यूट करिए। हाँ जी, बताइए। आप थोड़ा सवाल रिपीट कर दें, आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी। हेलो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो इससे जो शैतानी ताकत है कहते हैं, जिसको आरएसएस कहते हैं, आतंकवादी ग्रुप कहते हैं, हम तो उसको सीधा, एक मोहन भागवत सबसे बड़ा आतंकवादी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये बीजेपी और ये जो कांग्रेस है, इसके पीछे क्या आरएसएस का हाथ है कि उनसे इसकी ताकत मिलती है, आरएसएस इनको ताकत देती है? तो ये जो नेता जो है, ये जो भी बोलते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ कांग्रेस क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के का दो रुख है। ये सिक्का आरएसएस का सिक्का है, एक रुख कांग्रेस का है, एक बीजेपी का है। वक्त जरूरत पड़ते सिक्के का रुख पलट दिया जाता है। ये तो हमारा साफ तौर पे मानना है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के का दो रुख, और वो सिक्का आरएसएस का है, इसमें कोई शक नहीं है। एक सिक्का थोड़ा सा एग्रेसिव दिखाया जाता है, दूसरा सिक्का पैसिव है। जब जैसा माहौल होता है, जैसी जरूरत होती है, उसका इस्तेमाल होता है। ये तो जनता, देश की जनता को छलाई जा रहा है साफ तौर पे कि जहां जरूरत पड़ती है वो एग्रेसिव हिंदुत्व और एग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जहां उन्हें लगता है कि नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा पैसिव और सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करनी, तो वहाँ कांग्रेस का रुख सामने कर दिया जाता है। तो ये तो देश की राजनीति इसी पे प्रभावित है, और इसीलिए लगातार ये कोशिश भी की जा रही है कि जो आप देखें, जो दूसरा हर प्रदेश स्तर पे जो क्षेत्रीय दल हैं या जो लोकल स्टेट पार्टीज हैं, जो अगर जहां भी मजबूत हो रही है, तो वहां इस वक्त खास तौर पे पूरे देश में की कोशिश की जा रही है कि कोई भी क्षेत्रीय दल पनपने ना पाए। उन्हें खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। जो स्ट्रांग लोकल स्टेट पार्टीज हैं, उन्हें स्टेट इलेक्शंस में उनपे पूरा टारगेट करके ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि वो खत्म हो जाए, वो वीक हो जाए। चाहे आप देख लीजिए, यूपी से लेकर आप बंगाल में देख लें, आप आंध्रा में देख लें, आप तेलंगाना में देख लें, आप जो अन्य राज्य हैं, बिहार में देख लें,
जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू की पॉलिटिक्स तो उन्होंने खाई डाली, बीजेपी ने अपना उनको सहयोगी बना के, अब ये नीतीश जी का आखिरी दौर चल रहा है। और उसके बाद उसी तरह यूपी में भी आप देखें तो मायावती जी की पॉलिटिक्स तकरीबन खत्म होने के कगार पे आ चुकी है, और अखिलेश यादव जी को भी उन्होंने ऐसे बांध रखा है कि वो लगता ही नहीं कि मुख्य विपक्षी दल है, उनसे ज्यादा एग्रेसिव तो दूसरे दल है। आप इसी तरह अगर आप वहाँ आंध्रा में देखेंगे तो टीडीपी की पॉलिटिक्स इस वक्त एकदम उस पर पहुंच चुकी है। वही चीजें तमिलनाडु में हो रही है कि डीएमके जयललिता जी की मृत्यु के बाद डीएमके की पॉलिटिक्स को एक तरह से बीजेपी कंट्रोल पॉलिटिक्स हो गई है डीएमके की, बीजेपी का पूरा कंट्रोल उस पर बना हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से। तो यही आप कश्मीर में देखेंगे तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो अन्य दल है, तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत आरएसएस की कि जो भी क्षेत्रीय दल है उन्हें खत्म कर दो, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो क्षेत्र के बुनियादी मुद्दे के साथ साथ जो लोकल वहाँ के समीकरण होते हैं, पॉलिटिकल समीकरण हो या फिर जो इंटरकास्ट या इंटरफेथ समीकरण हो, और जो इस तरह के शोषित वंचित वर्ग होते हैं उनको सब साथ लेकर, क्योंकि उन्हें भी सत्ता बनाना है, तो जो ऑप्रेस्ड क्लास है वो उन्हें साथ लेकर, जिन्हें राइट्स नहीं मिले हैं, जिनके अधिकार नहीं मिले हैं, जिन्हें कोई पूछता नहीं है, वो उन्हें भी सत्ता में पार्टिसिपेशन की बात करके, सत्ता में हिस्सेदारी की बात करके, या अन्य जो उनके मुद्दे हैं उनकी बात करके वो नेतृत्व के करीब लाते हैं, जिससे रिप्रेजेंटेशन और जिससे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ता है हर वर्ग का। तो ये एक कोशिश है कि इसे खत्म किया जाए, और ये आरएसएस का ही लॉन्ग टर्म प्लान है कि सिर्फ दो, जैसे यूएस में आपके यहाँ है कि सिर्फ दो दलीय राजनीति होती है, डेमोक्रेट्स और इनकी तो रिपब्लिकन्स की, उसी तरह की कोशिश की जा रही है जो कि देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ये तो कहीं ना कहीं है ही है साफ तौर पे कि आरएसएस का ही कांग्रेस है, आरएसएस की ही भाजपा है, जब जैसी जरूरत पड़ती है उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। और आज की तारीख में चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हो, एक बड़े भारत की का जो सिस्टम है उसका एक पूरे तौर पे आरएसएस उस पर काबिज हो चुकी है, उनके हिसाब से ही सारी चीजें हो रही हैं। जी मोहम्मद सलमान जी, आज जैसे हम देखते हैं इसमें कि नेता जो है जवान से जो है इतने कौड़े बोलते हैं, इतने कड़वे करेले भी नहीं होते हैं, और तकरीबन जहर उगलने में कमी छोड़ रहे हैं। वो सारे ऐसे बोलते हैं जिनको अकल दखल तो है नहीं, उनको ऐसे नेता बड़े बैठे हैं जिनको मतलब कभी स्कूल में नहीं गए, शायद उनको कहाँ तालीम हासिल करनी चाहिए जो उनको कम से कम बात करने का तमीज तो आ जाए। ऐसे ऐसे बैठे हैं जिनको नेता छोड़ घर में झाड़ू मारने लगे हैं, वो जो ऐसे बैठे नेता, तो उनको कहाँ तालीम हासिल करनी है, किस चीज की तालीम हासिल करनी चाहिए ताकि इनको कम से कम बोलने का तो तरीका आ जाए लोगों को। जो नेता बनने से पहले कम से कम उनको सीखना चाहिए भाई नेतागिरी कैसे करनी चाहिए। मोहम्मद सलमान जी। सर, ऐसे नेता सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भाजपा में, सबसे ज्यादा बीजेपी में ऐसे नेता पाए जाते हैं, और इनको ही ट्रेनिंग की जरूरत है। ऐसे नेताओं को उनकी पार्टी खुद ट्रेनिंग करके भेजे। लेकिन रही बात आपने बोलने के लिए कि ऐसी ऐसी कड़वी बातें बोलते हैं, ऐसी ऐसी जहर उगलते हैं, तो ये बुलवाया जाता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं सही बोल पाते हैं। उनसे आप देखिए, वो अपने घर में बैठते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन उनकी जहनों में ये चीज बातें डाली जाती है कि आपको यही बात रखना है, एक कंट्रोवर्शियल बात रखनी है ताकि माहौल गर्म रहे, विवाद हमेशा पैदा होता रहे, लोग रोजगार की बात ना करें, लोग शिक्षा की बात ना करें, लोग अर्थव्यवस्था की बात ना करें। ये तो जानबूझ के कहलवाया जाता है। क्या वो नहीं जानते कि अच्छा बुरा हम क्या करें? उनको सब मालूम है सर, ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक आध नेता उनके में होंगे जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े होंगे, उल जलूल बक देते हैं, लेकिन और जितने नेता जिसकी आप कहना चाहते हैं, जो नाम लेके नहीं कह रहे हैं, वो तमाम लोग बखूबी जानते हैं कि हमें क्या बोलना है। योगी की बात, सीधी बात करता हूँ, योगी एक मैं योगी ढोंगी, लोग ढोंगी बोलते हैं, योगी भी है, एक अमित शाह भी ऐसे ही, अमित शाह बोलते सही बोलता है, अभी ऐसी मतलब आवाज ऐसी निकालता है, गैंडा निकालता है ना, ऐसी आवाज निकालता है, लेकिन मुंह से जो बदबू निकलती है उसकी नफरत की बदबू, मुसलमानों के प्रति, सिखों के प्रति ऐसे बोलते हैं। वो मैं सीधी बात करता हूँ, तो आप बात कीजिए आप सलमान जी। नहीं, वो सिर्फ बड़े भाई, सिर्फ आप ये मत सोचिए कि सिर्फ सिखों के मुसलमानों के लिए निकलती है। इनके नजर में जो भी दबा कुचला है, छोटा है, चाहे वो दलित हो चाहे ओबीसी, सबके लिए इनके लिए निकलता है जी। इनकी जो राजनीति है वो अपर क्लास अपर कास्ट की राजनीति है। कि राजनीति को इस तरह की नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए बोलता। हाँ, मैक्सिमम ये मुसलमानों के लिए बोलते हैं, सिखों के लिए बोलते हैं, लेकिन ये दलितों के लिए भी उतनी ही नफरत रखते हैं। इनका मकसद ही सिर्फ एक चीज है कि एक मतलब ए ग्रेड की राजनीति करना, अपर क्लास की राजनीति करना और अपर कास्ट की राजनीति करना। जी
तो इसमें भाई साहब का मेरा कनेक्शन कट गया तलहा जी का, तो उसमें जैसे हम बात करेंगे, लास्ट सवाल कर रहा हूँ आपसे, जो जुड़ना चाहते थे भाई साहब, अभी जो है मैं सिर्फ टाइम हमारा पूरा हो चुका है, इसमें नेक्स्ट टाइम हमको जुड़ेंगे ओम जी। और मैं जानना चाहता हूँ आपसे, मोहम्मद सलमान जी, हमारे जो भाई साहब का कनेक्शन कट गया है, अब इसमें जो सुधार करना चाहते हैं, अभी तक तो हमने बहुत सारी बुराई की बात कर ली है और बहुत सारी इसमें ऐसी बातें की हैं जो मतलब कि कहीं ना कहीं सुधार की बात आनी चाहिए कभी ना कहीं। तो ये सुधार कैसे कर सकते हैं? नेता के अंदर से नेता सच्चा ईमानदार होगा इंसान, तो शायद कुछ ना कुछ कर पाएगा लोगों के लिए, अपने लिए। क्योंकि अगर जो जो झूठा इंसान होता है, बेईमान होता है, वो जितना नुकसान लोगों को करता है उससे ज्यादा वो खुद का नुकसान भी कर लेता है। क्योंकि जिंदगी में कभी भी उसको सुकून तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि झूठ और बेईमान आदमी को अंदर से इतना परेशान होता है कि वो कभी भी सुकून की नींद नहीं सो सकता। तो इसमें अगर सुधारना चाहे नेता, वो कैसे सुधर सकते हैं और किस चीज को उनको धारण करना पड़ेगा ताकि उनकी जिंदगी भी सुधर जाए और वो लोगों की जिंदगी के लिए कुछ भी कर सके? जी सलमान जी। बड़े भाई, देखिए, सुधार के लिए 2-3 चीजों की मैं बात होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सुधार करने के लिए कानून की जरूरत होती है। कानून हमारे पास बहुत सारी चीजों के हैं, लेकिन सिर्फ कानून से मसले का हल नहीं है। आप देखते होंगे, जब धीरे धीरे हमारे बच्चे छोटे रहते हैं, तो बड़े होते हैं, तो हम अपने बच्चों को सलाम करने का तरीका, बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका शुरू से हम सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? तो बच्चों की हमारी तरबियत होती है। वही चीज अगर हम जब शुरू में अच्छे से सिखा देते, तो बड़े होने के बाद लोगों से जब वो अच्छे से मिलते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, बहुत अच्छे घर का लड़का, बड़ा तहजीब और तरीके वाला। तो क्या होता है कि सिर्फ कानून से बातें नहीं बनती हैं कि घर बाप सख्त हो तो ही कानून हो सकता, कानून सख्त हो तभी हो सकता है कोई चीज। बात होता है कि सबसे बड़ी चीज होती है कि उनकी जहनियत पे काम करने के लिए जरूरत होती है, जहनों पे काम करने की जरूरत होती है। दूसरी चीज आपने जैसे बताया, सुधार के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, और वो ट्रेनिंग खुद अपनी पार्टियों को करवाएं। पार्टियों की जो सोच विचार है ना, वो बहुत अलग है। आज जो लड़ाई है सर ना, वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई हो गई है। आप लोग जो इस वक्त की जो राजनीति चल रही, इतनी भेदभाव वाली चल रही, इतनी ज्यादा धर्म की राजनीति ला के करते हैं कि डेवलपमेंट कोसों दूर हो गया है जी। तो सबसे बड़ी जरूरत है सर कि नेताओं को जो बोलते हैं इन लोगों को, और जो सुधार की जरूरत है, वो सबसे ज्यादा सर ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे आप कोई काम करने जाते तो उससे पहले एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है कि हमने यहाँ से ट्रेनिंग की है। उसी तरह चुनाव लड़ने के लिए या इन बातों को रखने के लिए एक सर्टिफिकेट भी अब लगनी चाहिए कि हम ऐसी बातें बिल्कुल नहीं की जाएगी। अब देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिस दिन आचार संहिता लागू हो जाता है, उस दिन के बाद से जब तक चुनाव नहीं खत्म हो जाता है, आप कोई गलत बात नहीं कर सकते, वरना आपके ऊपर केस हो जाएगा। इसी तरह परमानेंट किया जाए कि जो भी आप बात रखेंगे वो संवैधानिक तरीके से रख सकते। कोई ऐसी भी बात करेंगे तो इसकी नोटिस ली जाएगी। तो ये कोशिश होनी चाहिए हमेशा के लिए, माने नेताओं पे हमेशा आचार संहिता लागू रहना चाहिए। और दूसरी चीज, ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है सर। और देखिए और एक चीज, सबसे बड़ी चीज सर, अगर नीयत सही हो तो हर काम अच्छे से हो सकता है। इन लोग की नीयत सही नहीं, इनकी नीयत सिर्फ यही चीज है कि हर वक्त माहौल को भेदभाव कम्युनल बना के रखो, हमेशा माहौल गर्म रखो। तो ये सब चीजों में सर सुधार की सबसे बड़ी जरूरत जो है कि जनता को भी थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। जी, अब एक बात बताना चाहता हूँ सभी को कि भारत के अंदर जो लड़ाई चल रही है 5000 साल से, वो तकरीबन 2 विचारधारा की लड़ाई चल रही है। इसमें झूठ और सच की विचारधारा की लड़ाई चल रही है। तो इसमें देखना पड़ेगा इसको कि कौन सच्चा है। ये लड़ाई तो हमेशा से चलती है, सिर्फ 5000 साल से नहीं। झूठ और सच की लड़ाई तो हमेशा रहेगी सर, कयामत तक रहेगी। जब तक दुनिया फना नहीं हो जाती तब तक इसकी लड़ाई रहेगी। झूठ और सच की लड़ाई ये तो बनी रहेगी। साथ लड़ाई जो होनी चाहिए सर, जो मेन लड़ाई होनी चाहिए सर, वो इंसाफ की बात होनी चाहिए। इंसाफ अगर हर मामले में होगा तो सुधार होगा सर, हर चीज। जी जी। तो इसमें जो तकरीबन अगर हम देखें, मुसलमान जो है जो वो एक अल्लाह को मानने वाले हैं, सिख जो है वाहिगुरु को मानने वाले हैं, और जो क्रिश्चियन है वो गॉड को मानने वाले हैं, बाकी जो बुद्ध है वो सच्चाई को मानने वाले हैं, बाकी जो ST SC OBC के लोगों में अम्बेडकरवादी है। लेकिन जो झूठ जो बोलने वाले हैं, ब्राह्मणवादी जिनको मनुवादी कहते हैं, मनुवादियों की और ये अम्बेडकरवादी की लड़ाई दिख रही है सामने फिलहाल। लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई चली आ रही है पहले से। तो इनको पता है कि मुसलमान कौन है, सिख कौन है। ये जो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, मनुवादी जो लोग हैं, ये अटैक करते हैं लोगों, इनकी सबके ऊपर अटैक करते हैं। ऐसा नहीं है केवल मुसलमानों के ऊपर अटैक करते हैं, सिखों के ऊपर भी करते हैं, क्रिश्चियनों के ऊपर भी करते हैं, ST SC को भी ऊपर करते हैं। तो दुश्मन जो है इतना सातिर, इतना चालाक है। बहुत सारे कहते हैं कि मुसलमानों से खतरनाक और अंग्रेजों से चालाक, ऐसा बोलते हैं दुश्मन मनुवादी को। तो इसमें मनुवाद के जो खिलाफ लड़ाई चल रही है भारत में,
तो ये सीधी सीधी बात हमारी है कि इसमें लड़ाई केवल ऐसी है, ना तो सिखों की मुसलमानों को कोई लड़ाई नहीं आपस में, ना ही थी। पहले बहुत सारे सिखों को बदनाम किया गया, सिखों मतलब सिख तो सिर्फ हिंदुओं के बॉडीगार्ड होते हैं, सिख तो सिर्फ मुसलमानों को मारने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा बहुत सारा प्रचार हुआ है। लेकिन सिख किसी के बॉडीगार्ड नहीं है, सिख तो मजलूमों के गले लगाने के लिए, दुश्मनों को फना करने के लिए, दुश्मनों को फना करने के लिए पैदा हुए हैं। कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, और खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। दुष्ट का मतलब जो गलत काम करता है, जो चाहे वो सिखी क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन सुख सिख जो है हमेशा सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ है। तो लड़ाई जो चल रही है भारत में ये सच्चाई और ईमानदारी की है। तो झूठे मनवादी हैं और बाकी सब सच्चे हैं, चाहे मुसलमान है, सिख है, जैन है, ईसाई है, ST OBC वाले जो मर्जी है, ये सब सच्चे हैं। जी तलहा मीर जी कुछ लास्ट में कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं वैसा। लास्ट चला जी हमारा, इसमें कुछ लास्ट में कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों को भाई साहब? जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही जी। नेटवर्क इशू है यहाँ पे, इसलिए जी। लास्ट में कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हाँ, संदेश बस यही मैं कहना चाहूंगा संदेश के तौर पे कि जरूरत इस वक्त है कि हम लोग सभी लोग देश को एकता के उसमें पिरोएं और साथ लेकर चलने की कोशिश करें। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उन कम्युनिटीज का जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो जिसे आप कहते हैं मेन स्ट्रीम से दूर हैं, उसमें माइनॉरिटीज हैं। और माइनॉरिटीज जब मैं कहता हूं तो इसमें सिख भी आते हैं, इसमें मुसलमान भी आते हैं, उसमें अन्य वर्ग हैं जो समाज में वंचित हैं, जिन्हें उनके अधिकार अभी तक नहीं मिले, जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको। तो सबको साथ लेकर सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करना देश में। आज जो देश में बात एक छवि फैलाई जा रही है, नफरत की राजनीति को आम किया जा रहा है, और उसके साथ ही साथ जो बात हुई थी शुरू में कि परसेप्शन की एक राजनीति की, एक मीडिया एक माहौल बना देती है, एक संदेश दे देती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, एक सोसाइटी के बारे में, एक वर्ग के बारे में, एक पूरे क्लास के बारे में, और उसके बाद फिर एक नेगेटिव मैसेज भेज दिया जाता है। उसे खत्म करने की एक जरूरत है, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, और उसी के लिए काम भी किया जा रहा है। हम लोग भी उसी की कोशिश कर रहे हैं। और ये देश हम सब का है, हमें इसके लोकतंत्र को हमें मजबूत करना है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, और इस पे सिर्फ रोना रोकर विक्टिम कार्ड खेलकर चीजें नहीं होंगी पॉसिबल। तो जरूरत है कि सबको जी जरूरत ये है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर षड्यंत्र होता है। षड्यंत्र कर रहे हैं, पर देश संविधान से कहीं ना कहीं चलता है। देश की मजबूती, देश की स्थापना, देश का अस्तित्व संविधान से है। उस संविधान को बुलंद करना, उसे मजबूत करना, ये हम सब का फर्ज है, और इसके लिए कोशिश करने की जरूरत है। और इसी का ये एक एक नागरिक का फर्ज है। सिर्फ हम रोते रहें और हम सिस्टम को कोसते रहें, सरकारों को कोसते रहें, इससे बात नहीं होगी। हमें राजनीति में उतरकर, हमें मेन स्ट्रीम में उतरकर, हमें संविधान के अनुसार अगर लोग, वो चाहे सरकार हो चाहे वो सिस्टम में बैठे हुए लोग, अगर वो संविधान विरोधी हरकत कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी, सड़क से लेकर संसद तक। तो उसकी कोशिश करने की जरूरत है। बस यही मेरा पैगाम है कि हमें ये एक एक नागरिक का, चाहे वो देश में हो चाहे वो देश के बाहर हो, वो देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करे। आज वो देश हम सब का है। अगर देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, देश की डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, देश का संविधान कमजोर हो रहा है, तो फिर देश भी कमजोर होगा। और अगर देश कमजोर होगा तो हम सब कमजोर होंगे, देश से बढ़कर कुछ। जी लास्ट में एक शेर कहना चाहता, जो नफरत की आग लगा रहे हैं वो खुद नफरत की आग में जलकर राख हो जाएंगे, और जो प्यार फैला रहे हैं दुनिया के अंदर, वो प्यार से एक दिन राज कायम कर पाएंगे। तो मैं हमें इसमें सभी मुसलमान और सिख जैन मिलकर सच्चाई का राज कायम करेंगे, और मानववादियों का राज को उखाड़ कर फेंकेंगे यहाँ से। नहीं तो यहाँ से शांति नहीं आएगी पूरे भारत में, तब तक मानववादियों का राज रहेगा। तो आप दोनों भाइयों का धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद करते हैं आप सच्चाई ईमानदारी के साथ में चल करके इसको एक सच्चाई का राज कायम करेंगे, जिसको बेगमपुरा राज कहते हैं। गुरु नानक साहब उसको भलेमी राज कहते हैं। संत रविदास जी, बेगमपुरा का मतलब है बेगम, जहाँ कहीं गम ना हो, जहाँ खुशी खुशी हो, जहाँ कोई दोम सेम ना हो, जहाँ कोई ऐसा कोई किसी की जात पात के नफरत करने वाला ना हो। जात पात को बिल्कुल जड़ से मिटाएंगे। धर्म तो होंगे लेकिन जात पात खत्म करेंगे। तो ऐसा राज हम सब मिलकर बनाएंगे जहाँ पर सच्चे लोग ईमानदारी से खुशी से रह सकें। तो भाई साहब धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आपका, धन्यवाद जी। और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी
सच्चाई की राय की तरफ कदम बढ़ाएंगे और मिलकर बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। Thank you वाहिगुरू जी का खालसा, to वाहिगुरू जी का everyone. Thank you to खालसा। Meghraj ji, you and everyone who has been watching this interview or who will watch this interview. Thank you. थैंक यू। तो साथियों, आप सभी ने देखा है हमारे साथ में एक जो है दो बंदे हमारे साथ जुड़े थे। एक तो तलहा अमीर जी जुड़े थे और दूसरे सलमान जी, जो मोहम्मद सलमान जी जुड़े थे। तो जो तीसरे जो हमारे भाई से वो नहीं आ पाए किसी कारण से। तो हमने जो है प्रयास किया है कि जो नेताओं के मन की बात है और सुधार कैसे हो सकता है, और जो है सभी मुद्दों पर बात की। हमने देखा होगा आप सभी ने कि जितना हमने बातें की, खुल के बातें की, हमने किसी से लगाव छुपौड़ी बात नहीं की किसी के साथ में। हम तो सीधी बात करते हैं और सीधी बात करके जो शैतानी लोग हैं, जो राजनीति खराब कर रहे हैं, जो और इसमें आतंक फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम आने वाले वक्त में कार्रवाई कराएंगे। लेकिन वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, और ये वॉइस ऑफ मानवता आप लोगों की खुद की आवाज़, आप सभी की आवाज़ है। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को बदनाम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सच्चे लोगों को सामने रखना, क्योंकि सच्चाई से बहुत दूर हो गए हैं लोग। और सच्चे लोग जो बहुत दूर हो गए, इतने दूर हो गए कि बहुत सारे जो हैं सच्चाई जानते ही नहीं है कि सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है। तो हमारा मकसद सच्चाई तक जो लोगों को पहुंचाना है। और तो उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी ऐसे ही जुड़े रहेंगे साथ में और ऐसे ही सच बोलते रहेंगे। तो हम मोहम्मद सलमान जी का धन्यवाद करते हैं और तलहा अमीर जी का स्पेशल धन्यवाद करते हैं। और ये प्रोग्राम हम वो नहीं भूलें, हमारे राजा खान जी जो हमारे दोस्त हैं, हमारे दिल का टुकड़ा है, हम उनका स्पेशल धन्यवाद करते हैं। वही पीछे बैठ के प्रोग्राम को सेटिंग कराते हैं, वही सारा कुछ तैयारी करवाते हैं, वही लोगों को फ़ोन करके हम तक पहुंचाते हैं। तो हमारे तो कोई जान पहचान वाले इतने हैं नहीं, लेकिन हम राजा खान जी का स्पेशल धन्यवाद करते हैं जिन्होंने प्रोग्राम का जिम्मेदारी ले रखी, प्रोग्राम करवाते हैं। तो सभी का धन्यवाद, जिन्होंने देखा, जिन्होंने सुना और जिन्होंने लाइक किया, जिन्होंने कमेंट किया, सबका स्पेशल धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट संडे को। थैंक यू। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।